टीवी चैनल के सर्वे पे आप कब से भरोसा करने लग गए? भरोसा कब से? आप ही थे 2013 में कह रहे थे कि ये सारे टीवी चैनल्स के जो सर्वे होंगे वो निराधार हो जाएंगे। 2015 में भी आपने यही कहा। 15 साल से भाजपा ने तो परेशान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये चीज कही है कि जो आंकड़े आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं कि आपके पास गए तो बन गया, लेकिन एक पैटर्न, एक चैनल फॉलो नहीं कर रहे आप। दिल्ली के नगर निगम चुनाव समीप हैं, जल्द ही कैंडिडेटों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी तक की सूचना के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि रोटेशन पॉलिसी लागू हो गई है। बीच में एक संशय भी उत्पन्न हुआ है कि क्या तीनों निगमों को एक किया जाएगा। शायद एक किया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे अफवाह ही बताया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब चुनाव नजर आते हैं तो नगर निगम की एकीकरण की बात की जाती है। अगर नगर निगम का एकीकरण नहीं होता है तो संभावित तिथि हम मान सकते हैं कि 10 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 टर्म से निगम में सत्ता पर है, उनके खिलाफ काफी एंटी इनकन्वेंसी बताई जा रही है। लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा के लिए सब कुछ इतना बुरा नजर नहीं आ रहा जितना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कहते हैं। इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सबसे इंपॉर्टेंट सीट पे हूं, क्योंकि इस निगम के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जिस पार्षद को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मेयर बनाया गया वो इसी सीट से आते हैं। मैं बात मुकेश सुरियान की कर रहा हूं। हम इस वक्त सागरपुर वेस्ट में हैं, सीट नंबर 31S, और मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो संभावित उम्मीदवार थे, पूर्व प्रत्याशी भी, और फिलहाल पार्टी के विधानसभा स्तर के अध्यक्ष हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पुनीत जी, रोटेशन पॉलिसी लागू होने के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि अगर कोई चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार यानी कि निगम का एकीकरण नहीं होता है, तब तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और पोस्टरों पे अब आपके साथ आपकी अर्धांगिनी ईशा पुनीत शर्मा भी नजर आने लग गई है। तो टिकट की दावेदारी अभी तक आपने छोड़ी भी नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सीट बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, क्योंकि चंडीगढ़ में जब आपने मेयर को हराया तो आपने बड़ा प्रचारित किया कि मेयर हारे, मेयर हारे, मेयर हारे। ये एक स्टेटमेंट होता है। ऐसी क्या रणनीति है कि दिल्ली में भी ये स्टेटमेंट दिया जा सके? पहली बात आपको प्रभात भाई करेक्ट किए करूंगा कि ईशा पुनीत शर्मा को मैंने अभी कोई लॉन्च नहीं किया है। पोस्टर्स पे तो आ गए। नहीं, आप 2017 के पोस्टर देखिए। 2017 में पहले ये महिला वार्ड था और हम पहले ईशा पुनीत शर्मा की ही तैयारी करवा रहे थे। अच्छा। 2017 में जब ये वार्ड रोटेशन के बाद पुरुष हुआ तब मैंने यहाँ से चुनाव। मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा, पुरुष सीट नहीं होती, सीट होती है जनरल। तो जनरल में तो जो भी कैपेबल है वो लड़ सकता है, तो ईशा शर्मा ही लड़ जाती। बात आपकी ठीक थी, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं ज्यादा अच्छा फील कर सकता हूँ लड़ने में। और उस समय कुछ तबीयत वगैरह, बच्चे छोटे थे, ये बात उसने कहा। ईशा शर्मा ने ये बोला कि मैं सामाजिक में ही रहूंगी, अभी आप रहिए। तो फिर उस समय, लेकिन ईशा शर्मा तब से सिलाई सेंटर, दुनिया भर के सामाजिक कार्य वो करती है। चलिए, बहरहाल रही बात कि आपके मेयर की, तो हमने जिस तरीके से चंडीगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ा और मेयर को हराया, आज मेरा जो ऑफिस है वो भी मात्र 10 गज की दूरी पे है जहां हम बैठे हैं। मेयर के ऑफिस से 10 गज की दूरी। मेयर के ऑफिस से नहीं, निगम पार्षद के ऑफिस से। मेयर का ऑफिस तो सिविक सेंटर में है। फिर सिस्टमैटिकली करेक्ट खेलते हैं ना। आधे से ज्यादा। हम मुकेश सुरियान का जो ऑफिस है, मेयर है साउथ एमसीडी के, उनके सामने ऑफिस खोल रखा है। और हम तो चाहते थे कि ये वार्ड जनरल ही रहे, ताकि आमने सामने की जो 2017 की जो कमियां थी उसको हम पूरा कर लेते। मैं तो उनको स्वागत करूंगा कि आए, चुनाव लड़े, या अपनी धर्मपत्नी को लड़वाए, या आपका जो सबसे मजबूत कार्यकर्ता है या महिला, जो आप मतलब फेस वही रहे किस तरीके से। बाकी मजा तो, ताकि आप स्टेटमेंट दे सके कि हमने मेयर को हराया। नहीं, मेयर को तो हम हराएंगे ही, और एक नहीं, तीनों को हराएंगे। पूरी एमसीडी के तीनों मेयरों को हराएंगे, क्योंकि 15 साल हो गए सर लूटते हुए। और अभी मैं मात्र आधे घंटे पहले जिस क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र में गांधी मार्केट में था,
वहाँ पे कंप्लेंट आ रही थी सीवर की लाइनें फुल है, कचरा उठ नहीं रहा। सीवर लाइन फुल है, अब दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नहीं है सर। अच्छा फिर बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ फिर पूरा बोलिए। हम पूरा ही बोलते हैं। हाँ पूरा बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ। हाँ। और अंत तक बोलूंगा, पूरा ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीवर की समस्या की बात करेंगे तो फिर दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर अटैक हो जाएगा। हमारे सागरपुर में आप जानते हैं प्राइवेट सीवर भी है, जल बोर्ड के सीवर भी है। हाँ हालांकि प्राइवेट सीवरों की सफाई हम जल बोर्ड की गाड़ी से करवाते हैं। जिम्मेदारी भी है आपकी। नहीं, जिम्मेवारी तो तभी तो हम कह रहे हैं हाँ। कि हमें पूरी जिम्मेवारी दीजिए। एमसीडी की भी जिम्मेवारी हमें दे दो। बीजेपी से चलने वाला नहीं है। अगर बीजेपी से चलने वाला नहीं है तो क्यों 15 साल से लगातार जनता उन पर भरोसा जता रही है? अरे सर, हम तो 13 में ही आए हैं। हाँ 17 हारे ना। 17 हारे, केवल 2 साल का कार्यकाल था। हाँ और उस समय क्या हुआ? स्टेटमेंट आपको याद है अरविंद केजरीवाल की कि डेंगू को चुनो या बीजेपी को, और जनता ने बीजेपी को चुन लिया। नहीं, बीजेपी को नहीं चुन लिया। एमसीडी में क्या होता है ना, आज आप देखो हाँ केजरीवाल जी का जो चेहरा है, जो केजरीवाल जी की ईमानदारी राजनीति है ना, उसको पंजाब में कितना लोग प्यार करते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप उत्तराखंड में देखो, आज गोवा में आप देखो, हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और यूपी में तक में हर सीट पे हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपके बड़े अच्छे मित्र थे डॉक्टर कुमार विश्वास, आपकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, स्तंभकार। कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का जो गुब्बारा है उस पर एक पेन मारा है। या तो वो पंजाब के सीएम बनना चाहते थे या तो खालिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। ये ईमानदारी। और आपकी पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति का कोई रिस्पांस नहीं आता है। एक व्यक्ति को द्वेष तोड़ने वाला तत्व बताया है आपके पुराने साथी ने। मेरे को बात बता दीजिए, कुमार विश्वास जी भगवान है क्या? तो आप उनका काउंटर क्यों नहीं कर रहे? मानहानि का केस डालिए। काउंटर क्यों करें हम किसी को? यानी कि क्यों दें? लेकिन आपको लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, काउंटर में आप झेल नहीं पाएंगे उन्हें। मैं क्यों झेलूं? आज अमित शाह जी कुछ बोलते हैं। हाँ। आज पंजाब में दुनिया भर की बातें बोली जा रही हैं, उत्तराखंड में बोली जा रही है, हमें उनका जवाब नहीं देना। देते हैं, आप ट्विटर पे जवाब देते हैं। सुनो केजरीवाल योगी लिखते हैं तो ट्विटर पे सुनो योगी अरविंद केजरीवाल भी लिखते हैं, वहां पे आप जवाब देते हैं क्योंकि आपके पास जवाब होता है। डॉक्टर कुमार विश्वास इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप समझिए इस देश में इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता कि देश तोड़ने वाली ताकत है आप। और बोलेंगे? हाँ प्लीज इसका जवाब दीजिए जी। प्रभात भाई, आप हमारे छोटे भाई हैं। देखिए, जोर से बोलने से गलत बात सत्य नहीं हो जाती। आप ये बात देखिए, हमें आप बड़े बड़े चैनलों पे देखिए। सर सुनो योगी की बता देता हूँ। सुनो योगी पे के जिस तरीके से जवाब दिया योगी जी ने, केजरीवाल जी ने क्या कहा कि भाई ये मेरे को उन्होंने जवाब दिया तो चलो मैंने उसका बहुत जवाब दे दिया। बहुत सुंदर। पूरा होने दीजिए। हाँ पूरा कीजिए। उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को इसकी कटाक्ष पे नहीं जाना। हाँ। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला कि सुनो केजरीवाल, बोला उन्होंने सुनो योगी। मैंने बोला हमारी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें वो याद है दृश्य? हाँ जिस तरीके से कोविड में क्या जवाब हो रहा दिया था? ना हाँ, तो जी यही तो मैं कह रहा हूँ, जवाब दिया ना तो एक मुख्यमंत्री डॉक्टर कुमार विश्वास को जवाब क्यों नहीं दे रहे? दादा, एक मुख्यमंत्री का एक मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। कुमार विश्वास क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता है क्या है वो? आपके पुराने साथी हैं, हमारे पुराने आपके पुराने पीएससी के मेंबर हैं, आपकी पार्टी को बनाने वाले स्तंभकार हैं, खून पसीना पैसा दिया है उन्होंने। आप उनकी बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें उनको जवाब देने का अर्थ नहीं बनता, इसलिए हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। और रही बात दूसरी, पंजाब में लोग काला बोल रहे हैं, छोटा बोल रहे हैं, ठिगना बोल रहे हैं, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को यह है कि काम कौन करेगा। बाय हुक और बाय क्रुक यू वांट गवर्नमेंट, अब ये चाह रहे हैं। नहीं हुक और कुक क्यों नहीं, जनता हमें देना चाह रही है सर। अच्छा। सारे टीवी चैनल के सर्वे हमें यही बता रहे हैं। टीवी चैनल के सर्वे पे आप कब से भरोसा करने लग गए? भरोसा कब से? आप ही थे 2013 में कह रहे थे कि ये सारे टीवी चैनल्स के जो सर्वे होंगे वो निराधार हो जाएंगे। 2015 में भी आपने यही कहा। कहीं ना कहीं हाँ। 2013 के बाद आज 2020 और 22 के बाद भी ऐसे पत्रकारों की लॉबी भी हुई है जो कहते हैं कि चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं खतरा है। बिल्कुल खतरा है। आप सोशल मीडिया पर या यूट्यूब के ऊपर ऐसे तमाम पत्रकार हैं जो पहले इन बड़े बड़े चैनलों में हुआ करते थे, जहां पे एक नंबर का एक पार्टी को सपोर्ट किया जाता था। आज उन्होंने अपना पोर्टल बनाया और वो अपना धर्म निभा रहे हैं। पुनीत जी, और आज वो सारे सिर्फ एक गिद्ध से नहीं, पत्रकारों को कई गिद्धों से जो है ना खतरा है। हाँ। और उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, संलिप्तता आपकी पार्टी की, हमारी पार्टी की तो बिल्कुल है। वरना राजदीप सरदेसाई जैसे प्रमुख एंकर को
बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़ा नाम कमाया है। गोवा में अरविंद केजरीवाल उनसे बात कर रहे थे, आपने वो वीडियो बाइट जरूर देखी होगी, आपकी पार्टी ने खूब प्रचारित भी किया उसको कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई का मुंह जो है वो अरविंद केजरीवाल ने चुप करवा दिया। वो वीडियो में जो अरविंद केजरीवाल का लहजा था वो सही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोला था? कांग्रेस की बात कर रहे थे राजदीप सरदेसाई, क्या कहना चाहते? और उन्होंने बोला कि कांग्रेस छोड़िए, हमें नहीं करनी कांग्रेस पे बात। हाँ, तो सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप 2019 में कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते थे। 19 की कहानी गा रहे हो आप? अब आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, छोड़िए। अब अगर गोवा में, क्या कह रहा हूँ, 22 चल रहा है ना? हाँ 22 चल रहा है, 19 की कहां बात? तो मतलब आप जिसको पीछे छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। आप मुझे बोलोगे 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, ये सत्य है ना? आप उसके पीछे की कहानी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या कहानी है बताइए? आपने पब्लिक ओपिनियन से वोट मांगा तो उन्होंने बोला कि बना लीजिए सरकार, आपने बनाई। मैं आपको बताता हूँ, चलिए अंदर, हमें तो यही सत्य पता है। आपकी जो आपकी याददाश्त है उसको ताजा करता हाँ। हूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद 2013 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद 2012 में स्थापना हुई सर 2013 में जब चुनाव लड़ा, हाँ तो स्थापना तो 2012 में हुई ना सर। 2013 में जब सरकार बनी उस समय हमें 28 सीटें आई थी। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को समर्थन दिया निर्दलीय विधायक ने और कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जितने दावे किए हैं, वादे किए हैं, दावे किए, ये पूरे नहीं हो सकते। हाँ, हम इनको पीछे से समर्थन देते हैं, ये सरकार बनाए और अपने वादे पूरे करके दिखाए। क्या आपकी सरकार ने बिना जनता की ओपिनियन के सरकार बनाई थी? केजरीवाल जी ने जनता से पूछा। देखिए तो सर, मेरी जानकारी दुरुस्त कैसे नहीं हुई दादा? तो सर सुन तो लीजिए, आप मेरी जानकारी के सहयोग से बनाई कि नहीं बनाई? जनता से पूछ के बनाई। उसके बाद आज भी हम जनता से पूछते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले तो जनता से नहीं पूछा। आज भी हम छोड़ने से पहले तो जनता से नहीं पूछा। जनता से छोड़ने से पहले अगर जनता से नहीं पूछा या जनता नाराज होती तो 15 में 70 में से 67 सीटें नहीं देती। माफी मांगी है बकायदा आपके लोगों ने, और बड़ा दिल रख के मांगी है। हाँ, मांगी बड़ा, तो इसका मतलब मांगने में क्या गलती है? मांगी है ना, तो इसका मतलब आपने जनता से छल किया तो उसकी माफी मांग ली और जनता ने माफ कर दिया। नहीं किया केजरीवाल जी ने उस समय। आप देखिए आज केजरीवाल जी को जो लोग इतना प्यार करते हैं ना, वो जो ट्रेलर था 49 दिन का, जो 49 दिन के अंदर केजरीवाल जी ने ताबड़तोड़ काम किए थे, उसको देख के लोगों ने उम्मीद जगी थी। और उस समय लोगों ने ये मूड बना लिया था कि पूरी मेजोरिटी हमें केजरीवाल जी को देनी है, और दी दिल्ली और 70 में से 67 सीटें। बहुत सुंदर बात की आपने, अच्छा बहुत बढ़िया बात की। मैं चाहता हूं कि आप एमसीडी पे ही रहे। चलिए वापस, पंजाब में हमारी सरकार बनने वाली है, उत्तराखंड में भी हमारी सीटें अच्छी, पुनीत जी, गोवा में भी हमारी ये चीज आप भी जानते हैं, 10 तारीख के बाद आप चीज ये भी जानते हैं, 2017 के निगम के चुनावों में जो आपकी पार्टी के लोग जीते हैं, मैंने उनके कई इंटरव्यूज किए हैं, उम्मीद करता हूं कि शायद आप देखते भी होंगे। मैं देखता हूं, आप और भेजते हैं। हाँ, और उसमें एक चीज़ होती है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि पार्टी आप पे दोबारा भरोसा क्यों जताएगी, तो बड़ी अच्छा जवाब देते हैं एक कि 2017 की योगी लहर में, मोदी लहर में हमने सीट निकाली थी। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? वो लोग भी जानते थे कि निगम चुनाव के ऊपर उत्तर प्रदेश चुनाव का, पंजाब चुनाव का, उत्तराखंड चुनाव का, गोवा चुनाव का इम्पैक्ट आया था, तो इस बार भी आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आप नकार नहीं सकते इस चीज को। कुछ परसेंट आ सकता है, मानते ना? मैं एक बात बताऊं, हाँ। देखिए आज अगर मेरे घर के बाहर गंदगी पड़ी है, मैं दिल्ली का आम नागरिक हूं, मेरे घर का मैं लेंटर बनाता हूं, मंजिल बनाता हूं, मेरे घर पार्षद अपने लोग भेज देता है, मेरे से पैसा मांगता है, मेरे घर कूड़ा पड़ा है, मेरे घर सफाई नहीं होती, मेरे आस पड़ोस में पार्किंग की दिक्कत है, गंदगियां हैं, तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई 15 साल से भाजपा ने तो परेशान कर दिया, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, एक से एक काम करके दिखा दिए। तो भाई मैं चाहता हूं कि जो ये डबल इंजन करते हैं ना ये, तो दिल्ली में भी हम एमसीडी इस बार केजरीवाल जी को ही दें, और एक बार देखें कि कितना अच्छा काम करते हैं। ये तो आप बोल रहे हैं ना सर, नहीं, ये दिल्ली की जनता की मैं भी 190 वार्ड्स के अंदर अपनी टीम को भेज चुका हूं, ठीक है, और नहीं माफ कीजिएगा, 190 हम 2 दिन पहले थे, आज हमारा आंकड़ा 206 पे है, हम 206 वार्ड्स में जा चुके हैं।
जो क्या लग रहा है पब्लिक, मैं आपको बताऊं, अभी मैं ओपिनियन पोल आएगा, अभी ओपिनियन पोल आएगा, 272 खत्म होने दीजिए, बकायदा ओपिनियन पोल में 280 या 90 पे कहां तक पहुंचे? हम 206 पे पहुंचे हैं। 206 में आपको क्या लगा? हाँ, तो उसी चीज पे हम पूरा ओपिनियन पोल करेंगे फिलहाल। सवाल नहीं, ओपिनियन, मैं जब अपनी बात बोलूंगा, इशारा तो दे दीजिए। मैं जब, हाँ अभी इशारा दे रहा हूं मैं, पत्रकारी तो बोलते हैं इशारा दे, मैं इशारा दूंगा, मैं इशारा दूंगा, पहले पूरी बात सुनिए, मैं सुनिए तो सही। वहां पे हमने जब पब्लिक से बात की तो आपको ही पता होगा कि 2017 से पहले आमतौर पे एक वार्ड के अंदर 3 टिपर की गाड़ियां चलती थी, ठीक है। इस टिपर की संख्या 2017 के बाद 7 से लेके 10 हो गई है। इसका सिंपल सा तात्पर्य है कि अगर एक टिपर भी प्रतिदिन घूमता होगा तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ी होगी। इसका मतलब कुल एक इलाके में अगर बात की जाए, 206 में से मेजोरिटी इलाकों में अगर बात की जाए, तो हमें ये ओपिनियन मिला है कि हाँ, टिपर की गाड़ियां अब आती हैं। दूसरा, आपको भी पता होगा कि सुनिए पहले सवाल, हाँ, कूड़ा खत्म हो गया दिल्ली से? कूड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मैं आपसे, कूड़ा उठाया तो जा रहा है, अरे उठाया जा रहा है, तो उसका निराकरण का आप ही के मेयर हैं, इन्होंने वादा किया है कि गाजीपुर की जो लैंडफिल है, जहाँ पे कूड़ा जाता है, उसको खत्म करके वहां पे सुंदर भव्य पार्क बनाएंगे। 15 साल से नहीं किया, हाँ, तो कैसे करेंगे? आप हमारे मेयर की बात कर रहे हैं, हमारे मेयर की बात आप ना करें। अभी मैं आ रहा हूँ आधे घंटे पहले, इन्हीं के मेयर के वार्ड में शिवर बह रहे हैं, प्राइवेट लाइन है, कूड़ा पड़ा है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, दिखाऊं? आलोक वर्मा ने अभी शेयर की है। लेकिन जनता का ओपिनियन और आपकी बात में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? अभी 2:17 है। बिल्कुल, मैं 2:45 बजे की बात कर रहा हूँ। चलिए दिखाइए, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप भेजिएगा, हम यहाँ पे चलाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, दिखाएं। ये वीडियो आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं फिलहाल खुद देख लूं। मैं चाहता हूं कैमरामैन साहब, इसको जूम करने से फायदा नहीं होगा, आप मुझे ये वीडियो भेजिएगा, यहाँ पे ये वीडियो पॉज होगी, सुनेंगे। देखिए, आज हम खड़े हैं हमारी एसडीएमसी के मेयर श्री मुकेश सूर्यान जी के वार्ड 31S में, जिन्होंने जनता के लिए बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल छोटी छोटी गलियों में तैयार कराए हैं, जिनमें कि जनता तो आनंद ले ही रही है, साथ में मच्छर भी फैल रहे हैं, गंदगी भी फैल रही है, और जनता एक वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली में के बहुत ही बेहतरीन वार्ड 31S द्वारका कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ पे शानदार तरीके से रहने का आनंद ले रही है। और ये क्षेत्र की जनता ने बताया कि कई बार हमने मेयर साहब से संपर्क करने की कोशिश की, पर मेयर साहब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी जितने दिन भी आप मेयर हैं या यहाँ के अभी पार्षद हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि अब क्योंकि ये वार्ड लेडीज हो गया है तो आपका ध्यान यहाँ पे ना हो, तो कृपया करके जो है वो क्षेत्र की जनता का नुकसान ना करें। जो काम ये हो सकता है, साफ सफाई से लेके देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, ये 6-7 फुट की गली है, 5-6 फुट की, उसमें भी कूड़ा पड़ा हुआ है, और ये सब आप देख सकते हैं। तो मेरी मेयर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं जरूर दें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बाकी इलेक्शन लड़ना, पार्टीबाजी, वो जो बात की बात है, सबसे पहले जनता का जो है ख्याल रखा जाए। धन्यवाद। इसमें ये है, ये जरूर चलाइएगा कि मैं दिखा 100%। 15 मिनट पहले मैं यहाँ ही था, और ये मेयर का ही वार्ड है, यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी, कूड़ा पड़ा है, तो हम उस मेयर से क्या उस पे विश्वास करेंगे कि वो गाजीपुर का कूड़ा उठवा देंगे? अरे दादा, पहले आप पार्षद हो तो पहले अपने वार्ड का कूड़ा तो उठा लो। इस गली की लेंथ देखिए आपने, कितनी है? क्या यहाँ टिप्पर जा सकता है? टिप्पर नहीं, झाड़ू वाले तो हैं। नहीं, यहाँ टिप्पर जा सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बोल दी, मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, क्या होता है, कभी भी हमारे ये पार्षद गपला वपला कहाँ करते हैं, मैं आपको एमसीडी क्यों नुकसान में है। आज हमारे एरिया में मान लीजिए 70 झाड़ू वाले, 50 झाड़ू वाले, ये एक मैम नॉर्मल सी बात है, ड्यूटी में 20 ही है। अच्छा, बाकी 30 की तनख्वाह पार्षद और अधिकारी मिलके खा रहे हैं। समझ में आप? इस गली में झाड़ू वाला आना चाहिए। आज एमसीडी के हर घर में झाड़ू वाला, हर गली में झाड़ू वाला होना चाहिए। कहाँ है झाड़ू वाले? क्यों नहीं लगती रोज झाड़ू? तो आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो प्रतिदिन झाड़ू लगेगी? हमारा तो चुनावी चिन्ह झाड़ू है, प्रतिदिन झाड़ू लगेगी। तो झाड़ू लगेगी। अब एक बात करते हैं, देखिए आप लोग करप्शन के ऊपर बात बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, सीधी बात है, लेकिन सत्य ये भी है कि 2013 में जब आपकी सरकार 49 दिन के लिए बनी तो आपके पास एसीबी थी, आपने प्रोसीडिंग्स भी करवाई,
बट आज आपके पास कोई ऐसी जांच यूनिट नहीं है और ना ही आपके जुरिस्डिक्शन में ऐसा है कि आप वो जांच यूनिट तैयार कर सकें। तो आप अगर कहते हैं कि ये भ्रष्ट है तो इनको सजा दिलवाएंगे कैसे? ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी पुनीत जी? नहीं सर, सजा इनको जनता देगी। सबसे बड़ा जो न्यायालय है ना, वो जनता का न्यायालय है। और इसी सुप्रीम कोर्ट तो है ही। अब आप बोलोगे कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए हम जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जनता, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का ही न्यायालय है। वो जनादेश के रूप में फैसला सुनाती है। बिल्कुल, तो जब फैसला सुना देगी, अब मैं आपको और आपके फेवर में फैसला नहीं सुनाया, लेट सपोज, भ्रष्टाचार की बात करी ना, सुनिए, अगर आपके फेवर में फैसला नहीं सुनाया तो क्या आप उसी जनता का सम्मान करेंगे? क्यों नहीं सुनाएगी? हाँ। पंजाब में भी सुना रही है, हाँ। दिल्ली में सुनाती आई है, गोवा में भी सुनाएगी, उत्तराखंड में। सुनिए, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हाँ। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना एमसीडी पे, आप ये देखिए, आज तक आप दिल्ली में सर्वे करा लीजिए, आप तो 206 वार्ड में गए हैं। आज हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 7 साल हुए जी। कोई दिल्ली का नागरिक ये नहीं कहेगा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस कानून से या इस कार्रवाई से या इस नियम से मैं दुखी हूं। अभी मैंने सुबह एक वीडियो बनाया है, एक व्यक्ति हमारे गली में मजदूर रहता है, वो सुबह, आज सुबह की बता रहा हूं मैं, आपको करंट की बता रहा हूं। दिवाली के दिन उसके खाते में 10,000 रुपए आए, वो लेबर कार्ड। वो बोला, पुनीत भाई मैं बहुत खुश हुआ, मेरी दिवाली बहुत अच्छी बनी, और मेरे खाते में एक बार 10,000 आए, एक बार 5,000 आए और एक बार 5,000 आए। वो क्यों? अब वो कब आए? जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा या कंस्ट्रक्शन का काम रुका पॉल्यूशन को देखते हुए, तो मजदूर क्या करेगा? जब वो कंस्ट्रक्शन तो करेगा नहीं, क्योंकि काम रुका हुआ है, दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। तो उस बीच भी देखो आप कितने निम्न स्तर पे ये पार्टी सोचती है, ये सरकार सोचती है। इसी वजह से वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नए फॉर्म लागू नहीं कर पा रही 7 साल से। किसने कहा सर? मैंने आपके 4 इंटरव्यू देखे। प्रभात जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप इसमें से विधवा पेंशन हटा दीजिए। हाँ। क्योंकि विधवा पेंशन रोज बन रही है, आज भी मेरे ऑफिस में 3 बनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये चीज कही है कि जो आंकड़े आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं कि आपके पास गए तो बन गया, लेकिन एक पैटर्न, एक चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग। रमेश बिधूरी जी तो मोदी के नाम पे जीत गए, उनकी कितनी काबिलियत है। तो आप भी केजरीवाल के नाम पे जीतेंगे या अपने नाम पे जीतेंगे? नहीं, केजरीवाल जी के नाम पे जीतेंगे। तो फिर क्या गलत है? हमारा तो फिर क्या गलत है? तो फिर क्या गलत है? मैं बता रहा हूँ, हमारे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, हाँ, और उनके मोदी जी काम नहीं कर रहे। ऐसा तो आप कह रहे हैं। उनको भी जनादेश मिल रहा है, जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। अरे आप, ऐसा तो आप कह रहे हैं, जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं, जनादेश उन्हें मिल रहा है। आप देख लीजिएगा पंजाब में क्या होने वाला है। पंजाब में आप देख लीजिएगा एमसीडी में। आप एक काम कीजिए, आपको कंपेयर करना है तो उत्तर प्रदेश में कीजिए। पंजाब में वो शिरोमणि अकाली दल के साथ रहे हर बार। बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ 15 में क्या हुआ दिल्ली में, और 20 में क्या हुआ दिल्ली में। सर आप ना अभी पुराने समय से, पुनीत जी आप पुराने समय से राजनीति में हैं और न्यूज चैनल भी एक चलाते हैं, अपने अंदर के नेता को थोड़ा सा साइड में कीजिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आइए। आपको ही पता है कि 2015 और 2020 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वो 2 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव आप जीते हैं, आप इक्वल पे हैं। अब बता दूं जी, बोलूं? बोलिए। अब आप गिनो। हाँ, महाराष्ट्र, हाँ, अरे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सुन तो लीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सुन तो लीजिए। हरियाणा में आ रही थी, हाँ, जाके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? मेजोरिटी से सरकार बनाई। अब एक मिनट पॉज। महाराष्ट्र में जब 3 दलों का गठबंधन और बीजेपी विपक्ष में, तो वहां भी बीजेपी हारी। और हरियाणा, हाँ, राजस्थान में आपने हरा है। अरे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ रही, कैसे सरकार बनाई पूरा देश जानता है। उसके बाद यूपी, वहाँ कल क्या कहते हैं आपका, कलकत्ता में आ रही, बंगाल में आ रही, पूरी ताकत लगा दी। बजट को, मतलब चुनाव को इतना महंगा बना दिया कि हम जैसी छोटी पार्टी तो सोच भी नहीं सकती। सुनिए, उसके बाद वहां आ रही पुनीत जी, अब सुनेंगे, पंजाब में आ रही, अब सुने, ये हो रहा है सर, योगी महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रही और सरकार 3 डिफरेंट दलों ने मिलकर बना ली, तो वहां भी बीजेपी हारी, वहां भी बीजेपी हारी आप ही के अनुसार। और हरियाणा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर बीजेपी रही, लेकिन उसने किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ली तो भी वो हारी। अरे मैं क्या उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ये रह गया है कि बीजेपी को कोई भी हरा है तो उसका सपोर्ट कर देगी आम आदमी पार्टी? आपको इसकी गहराई पे ले जाना चाहता हूं। हाँ, आप ये देखिए, जिस
व्यक्ति पे लोग इतना विश्वास करते थे 2014 में, वो आज 20-22 तक आते आते क्या हो गया कि उनकी मेजोरिटी नहीं आ रही। आप इसकी गहराई में जाइए सर, इसकी गहराई में जाइए कि ऐसा क्या हो रहा है कि भाई पंजाब बंगाल में हार गए, पूरी ताकत लगा दी थी। क्यों? मैं ये नहीं कहना चाहता हमने हराई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास मोदी जी पर देश की जनता ने किया ना, वो उनने पूरा नहीं किया। और जो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास किया, उस पे लोगों को विश्वास है। मैं ये डिफरेंस बताना बहुत चाहता हूं। वो बड़े नेता है, अब आइए हम उतनी बड़ी अब बात करते हैं। चंडीगढ़ में कितनी सीटें मिली आपको निगम में? हमें 14 मिली। 14 सीटें मिली। आपने जीत दर्ज की। 14। इससे पहले आपको कितनी सीटें मिली थी? हमने चुनाव ही नहीं लड़ा था। शून्य, मतलब चुनाव नहीं लड़ा। जब चुनाव ही नहीं लड़ा तो चलिए, आपने चुनाव गोवा में लड़ा था, कितनी सीटें मिली आपको? हमारी 0 आई थी। ठीक है। आपने चुनाव उत्तर प्रदेश में भी लड़ा था कुछ सीटों पे? कहाँ लड़ा सर? आपने लोकसभा चुनावों के अंदर कहोगे कि मेरी बात सुनिए, आप तो ये कहो कि 2014 में तुमने भाई 517 सीटों पे पूरे देश में चुनाव में कितनी सीटें जीती आप? अरे हमने एक भी नहीं जीती। 4 जीती। अरे आप 4 जीती? सुनिए, 4 जीती। हमने 4 जीती। ठीक है। अब 2019 के लोकसभा में कितनी लोकसभा सीटें आई आपकी? लोकसभा के चुनाव की बात कितनी आई? हमारी एक आई। तो नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते ना, वो भी लोकसभा लड़ते हैं। प्रचार क्यों करने जाते हैं? प्रचार अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं पंजाब का? अरे जब वो प्रचार करने जा रहे हैं तो इसका मतलब वो वोट मांग रहे हैं ना। तो अरविंद केजरीवाल क्यों जा रहे हैं प्रचार करने? जा रहे हैं ना, तो मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि सीटें आई तो उनकी बदौलत, अब एक चीज नहीं आई तो मुख्यमंत्री की बदौलत। नहीं, आपकी बातें मैं क्लियर कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अब 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे बंगाल में, तो बीजेपी की कितनी सीटें थी वहां? मेरे को ध्यान नहीं है। 3। कितनी थी? 3। और 2000, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, 2016 के विधानसभा चुनाव में। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 300 प्लस आ रही थी। कितनी आई? 300 प्लस तो वहां विधानसभा सीट ही नहीं है। कह रहे थे ना 300 प्लस वहां विधानसभा सीट ही नहीं। कुछ कह रहे थे 300, इस बार 300 प्लस वहां विधानसभा ही सीट नहीं है। कितनी है? वहां पे करीब 296-92 करीब सीटें हैं वहां पे। तो वो क्या कह रहे थे अपनी? 200 पार बोल रहे थे। 200 पार सीटें आई कितनी? 70 प्लस। 70, 72, करीब 72। हाँ, आप 3 से 72 तक को पहुंचने को, 3 से 72 तक को पहुंचने को आप बहुत आसान समझते हैं? मैं तो नहीं समझता सर। मैं कितना पैसा खर्च, मैं वही तो बता रहा हूँ कि कितना महंगा कर दिया। पूरा देश की जितनी भाजपा के कार्यकर्ता से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सांसद से लेके, बोला भी नहीं जा रहा, इतने सारे नेता पहुंच गए। पंजाब में आपके सारे विधायक हैं, पंजाब में आपके सारे विधायक हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं। सुनने में आया उनको हिदायत भी दे रखी है कि यार जहां जा रहे हो वहां फोटो वोटो मत डालना। नहीं, हमारे पार्टी के विधायक केवल कार्यकर्ता भी तो गए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी गए थे, आप भी गए थे शायद पंजाब, चंडीगढ़ तो गए थे। चंडीगढ़ आपको बुलाया नहीं इस बार? गया था और जीतवा के आया। हाँ, तो इस बार नहीं गए आप पंजाब? नहीं, पंजाब नहीं गया क्योंकि मेरे फोकस विधायक जी हमारे पंजाब में है ना, विधायक जी पंजाब में, तो उनको क्यों भेजा हुआ है पार्टी ने वहाँ? बात देखने की नहीं है ना सर। हाँ। एक मिनट स्टार्ट हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप विधायक जी को पार्टी ने क्यों भेजा हुआ है वहाँ? मैं ये नहीं कह रहा हाँ कि वहाँ क्यों गए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ इतने सारे गए और उसके बाद वादा किया कि इतना हम पार कर देंगे। इस बार कुछ नहीं है, तो जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो आपको देखो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपको आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली। चलिए अब वापस एमसीडी चुनाव पे आते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए जो मूलभूत प्रश्न है, जिसे हम और अमूमन पूरी दिल्ली वाली मानते हैं कि ये जो चुनाव है वो छोटे स्तर का चुनाव होता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी इमेज कैसी है, उसकी पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, उसके ऊपर चुनाव का नतीजा बहुत हद तक डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ मोदी वेव हो या केजरीवाल वेव हो, उसका इम्पैक्ट 20-30% रह सकता है, लेकिन 70% जो चीज़ें होंगी वो लोकल लीडरशिप के ऊपर ही डिपेंड करेगी। और उसमें भी एक बड़ी चीज़ ये आती है कि कांग्रेस सिर्फ 2014 से लेके 2022 तक की हम बात करें, 22 में नतीजे आने हैं, तो 14 में कांग्रेस को भरोसा मिला था लोकसभा में, 15 में नहीं मिला विधानसभा में जहां आप जीते। 2017 में निगम में सीटें भी आई हैं, वोट भी मिले हैं। आपको भी पता होगा कि जो साथी आपके कांग्रेस के टिकट से सीट से लड़े थे उनको भी अच्छी खासी वोट मिली थी, और आपके हारने का मुख्य कारण एक वो भी थे, आज वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। अगर कांग्रेस का इंपैक्ट इन चुनावों में रहता है तो एक बेसिक कैलकुलेशन है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता से दूर रहेगी।
तो बड़ी बैटल ये है कि कांग्रेस को किस तरीके से आपको लगता है कि उसको मैनेज कर पाएंगे, उनको हरा पाएंगे? देखिए 2017 में हमारी सरकार को बने हुए 15 में बनी थी, 2 साल हुए थे, 2 साल। सर बिल्कुल सही बात है। आज हमारी सरकार को दिल्ली में 7 साल हो गए। आज जो लोगों को विश्वास है हाँ। केजरीवाल जी पे, पूरे देश को विश्वास हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कि केजरीवाल मेयर बनेंगे क्या? आप मेरे को बताइए, बार बार आप हर चीज में केजरीवाल को क्यों ले आते हैं? केजरीवाल जी हमारे ब्रांड हैं। हमने पहले बोला 70% पे बात करते हैं, 30% पे हमने 70% इंटरव्यू कर दिया। हाँ। अब 70% पे आते हैं। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं पर्सनली जो चीज है, कांग्रेस का इम्पैक्ट इन चुनावों नहीं में है, दिल्ली में कांग्रेस कहीं 2019 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मैं थी। आपको ये कह रहा हूँ, मानता हूँ आपकी बात, 2019 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कहाँ थी? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में और होती ना, आपके भी कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पे रहे थे ना। अब बड़ी बात ये देखिए, आप जो इम्पैक्ट बिल्कुल मना कर देते 19 देख रहे हैं, हाँ। आप 20 नहीं देख रहे। अब फिर इसीलिए हम तो कह रहे हैं ना, 17 देखा, 19 देखा, 20 में हमने देखा कि सीटें उनकी नहीं आई, उनकी वोटें नहीं आई, आप जीत गए। नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। क्या, क्यों, किस तरीके से आप इस चीज को कह पा रहे हैं? भैया 20 देखिए, मैं आपको 20 के बाद 21 और 21 में 20 में ही इलेक्शन के जस्ट बाद कोविड आ गया। 21 में कोविड रहा। कोई हमारे एरिया में, मैं अपनी एरिया की बात करता हूँ, मेरे यहाँ तो कोई भी कांग्रेसी नेता, यहाँ के पार्षद विधायक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक है, वो आज तक यहाँ दिखे ही नहीं। भाई जब आदमी क्षेत्र में ही नहीं है, लोगों के बीच में ही नहीं है, कोविड जैसी महामारी में आपको एक सांसद नहीं दिखा होगा। है ही नहीं सांसद एक भी उनके। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरों और जो हैं उनके वो अपने अपनी पार्टी में रख लिए हैं। नहीं, जिनके हैं, हाँ, जिनके हैं वो भी नहीं दिखे। हाँ। मतलब कुल मिला के केवल और केवल हम लोग थे। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, और हमारे एरिया में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई है नहीं। चलिए अब अगली चीज पे आते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति का एक विजन होना चाहिए। जिस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक विजन होता है कि हम 5 साल बाद किसी चीज को कहाँ देखते हैं। आपकी विजन में अब मुझे डाउट होता है, पहले डाउट नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखूं 2013 का आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, दिल्ली को लेकर उनका एक विजन था। 2017 बीजेपी एमसीडी का एक बार मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, उनका भी एमसीडी को लेकर एक विजन था, जो विजन लगभग हम मान के चल सकते हैं कि उसके मुख्य बिंदु फेल्ड हुए। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का विजन क्या होगा? जैसे 2019 में आपका लोकसभा में था कि पूर्ण राज्य दिलवाएंगे दिल्ली को, इस बार आपका विजन क्या होगा? हमारा विजन वैसे तो एक आ जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे लोकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं भी। हमारा सबसे बड़ा रीजन ये है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा सुन लीजिए, दिल्ली को जो कूड़ा बना दिया है, सबसे गंदा शहर आज की गिनती में आता है दिल्ली। ये भारत की राजधानी है और ये हमें तो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भारतवासी हैं। आज हमारे देश की राजधानी इतनी गंदी है, इतना वहां पे कूड़ा है, झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा नहीं उठता। दिल्ली के कोने कोने पे कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। पता है आपको, इस कूड़े का जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोगों के पोस्टर्स से दिल्ली लदी हुई है और उससे भी बहुत कूड़ा होता है। वो पीवीसी है, वो तो दिल्ली की समझ रहे हैं? पीवीसी है वो, उसको डिकम्पोज होने में भी अरसों लग जाएंगे। वो तो सारी पार्टियां हैं सर, है ना? आप लोग भी क्या इसके लिए कुछ करेंगे? आप लोग, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी बात, जो कूड़ा निकल रहा है घर से, हाँ। वो केवल एक जगह स्टोर हो रहा है, उसको डिकम्पोज नहीं हो रहा। कॉम्पैक्टर मशीन लगा तो रहे वो लोग। अरे लगा रहे हैं, 15 साल हो गए, कब तक लगाएंगे? कब तक लगेगी? तब तक हम क्या करेंगे? दिल्ली को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाना आपका लक्ष्य है। बनाना हमारा लक्ष्य है। चलिए डन। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अब अंतिम सवाल पे आते हैं। आप उम्मीदवार नहीं है, ये चीज कंफर्म है। जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों से प्रश्न करेंगे, चाहे वो ईशा शर्मा जी हो या कोई भी हो। विधानसभा अध्यक्ष के नाते आपके ऊपर कम से कम विधानसभा की रिपोर्ट को देने का दायित्व तो जरूर होगा। और इतना भी हम जानते हैं कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, और पिछली बार भी आप टिकट बड़े प्रेम से ले आए थे अपने लिए, तो आपको टिकट लाने का रास्ता तो पता ही है। पुनीत जी, क्या होगा यहाँ पे विधानसभा के अंदर टिकट के बंटवारों में मुख्य बिंदु जो आप कैंडिडेट के अंदर देखेंगे? रिकमेंडेशन तो आपसे ही मांगेगी ना पार्टी। सर मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ प्रभात भाई, मेरी जिम्मेवारी चारों वार्ड की है। हाँ। मैं विनय मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तमाम कार्यकर्ता, सभी साथी, जिसको टिकट मिलेगा, जिस हमारे साथी को टिकट आम आदमी पार्टी देगी, उसको मजबूती से जिताएंगे। हमारा लक्ष्य पार्षद बनने का लक्ष्य नहीं है।
आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, लेकिन आपके पार्टी के कई लोगों का होगा। नहीं, हमारा लक्ष्य है दिल्ली में एमसीडी के अंदर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। ठीक है, 2020 के विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले द्वारका विधानसभा के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया था। बहुत सारे कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़ के आपके साथ आए थे। 2 साल लगभग उनको पार्टी में हो गए। कई ऐसे उनमें से चेहरे हैं जो पूर्व में निगम का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको ठीक ठाक वोट भी मिली है, वो इस बार दावेदार भी हैं। क्या पार्टी उन पे भरोसा जताएगी या अपने पुराने कैडर के ऊपर ही टिकी रहेगी? देखिए, ये पार्टी एज अ विधानसभा अध्यक्ष अगर आपको नाम की प्रायोरिटी सेट करनी हो तो आप पूर्व कांग्रेसी को आगे रखेंगे या पूर्व आपको? देखिए, कोई भी पार्टी देश में या मैं कहूँ विश्व में उस व्यक्ति को टिकट देती है जो चुनाव जीतने वाला हो, जो पार्टी का वफादार हो, जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का और चुनाव जीत सकता हो। तो हमारी पार्टी क्या करती है? सर्वे का। पूर्व कांग्रेसी जीत सकते हैं चुनाव? वो तो सर्वे में आएगा ना। आपके सर्वे में क्या है? अगर पूर्व कांग्रेसी क्यों कह रहे हैं उनको? अब वो तो हमारे अपने साथी हैं, उनको पूर्व की मैं इसलिए कह रहा हूं, वर्तमान की बात मैं नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार टिकट का बंटवारा होगा तो ये चीज किस तरीके से मार्केट में जाएगी आपको भी पता है। सर देखिए, ऐसा है, हम लोग ये टिकट देना और किसको देना ये ऊपर की पीएससी डिसाइड करती है। विधानसभा अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा, नहीं, लिस्ट हम भी नहीं लोग भेजेगा, रिपोर्ट भेजते हैं। रिपोर्ट भेजेगा ना? हाँ, तो रिपोर्ट भेजेगा। विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट बता दीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष की रिपोर्ट तो बता रहा हूँ, जो हमारी पार्टी सर्वे करा रही है, हाँ, जिसमें सर्वे में नाम है उसको बता रहे। और मैं भी आपके चैनल पे बता दूं, हाँ, तो कांग्रेस बीजेपी वालों को पता चल जाए, हाँ, तो हम ऐसे पत्ते थोड़ी को लेंगे सर। अच्छा। जब आप 206 वार्ड का सर्वे नहीं बता सकते, हाँ, तो मैं अपने वार्ड की कैसे रिपोर्ट बता दूं? चलिए, खैर एक अंतिम सवाल और इसके साथ इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। तमाम वायदे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, अगर आप निगम पार्षद की तनख्वाह देखेंगे तो वो ना के बराबर है। दिल्ली विधानसभा में जब विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया तो कई लोगों ने उस पर कटाक्ष किया, और जब मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगा गया तो मैंने बोला कि ये एक सही फैसला है। अगर आप उनको उतनी सैलरी दे दो जिससे उनको करप्शन करने की ज़रूरत ना नज़र आए तो वो करप्शन नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि पार्षदों की कोई सैलरी नहीं है और हर व्यक्ति का अपना परिवार है, और आप एक बात मान के चलिए कि जब परिवार पे कोई बात आती है तो जनसेवा धरी की धरी रह जाती है। क्या निगम के लिए हम कोई ऐसा ढांचा तैयार कर पाएंगे जहां पार्षदों को काली कमाई ना करनी पड़े? अच्छा सुझाव है आपका। और मैंने आपसे पूछा है, आप बताइए। नहीं, ये सुझाव अच्छा है। हाँ, हमें भी कहीं लगेगा तो ये सुझाव देंगे। मेरे को बहुत अच्छा आज आपने बताया। हो सकता है तो देखिए, ये तो मेरे ख्याल से दिल्ली विधानसभा या एमसीडी गृह मंत्रालय के दोनों के अंदर है ये। अंदर है। हाँ। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गृह मंत्रालय ये करेगा नहीं। अच्छा, अगर नहीं बनी तो आप कर देंगे? अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाती है और दिल्ली सरकार के पास ये रिपोर्ट जाती है, आप कर देंगे? एक बात बताइए, दिल्ली सरकार भाजपा, ये आप कह रहे हैं, एक बात बताइए, हम सब लोग इतना पैसा इनको दे रहे हैं, हाँ, कि और फिर भी ये अपनी सैलरी नहीं बांट पा रहे, हाँ, कर क्या रहे हैं? ये सारा खा जा रहे हैं पैसा। तो खाने का रास्ता बंद कीजिए ना, इतना दे दीजिए कि खाए ना। अरे हम इतना ये जितना इनको दे देंगे उतना खा जाएंगे, इनका पेट बड़ा भारी है। आज मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे मेयर हैं जो पहले किराए के मकान पे रहा करते थे। देखो, किराए के मकान पे रहना गलत नहीं है, लेकिन आज बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, नाम लेने से घबरा रहे हैं आप? नाम लेने से नाम लीजिए, फिर प्रचार नहीं करना, नाम लीजिए यस, या डिफेमेशन केस से डर रहे हैं? क्योंकि आज ही छल बिहारी गोस्वामी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर, राघव चड्ढा के ऊपर, आतिशी के ऊपर, मेरे को तो तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे तो डिफेमेशन केस से डर रहे हैं। नाम लीजिए। मैं नाम क्यों लूं? मैं प्रचार क्यों करूं? मतलब आप इसलिए आप सेफ खेलना चाहते हैं? आपके लोग हैं वो सब जानते हैं, आप सेफ खेलना चाहते हैं, आप सेफ खेलना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और पता नहीं क्या क्या ले लिया। हमने तो उन्हीं के लोगों से सुना है, क्योंकि कभी हम भी उनके साथ बैठ जाते हैं, सुना है हमने। चलिए, अब तो निगम चुनाव के दौरान आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी। जल्दी ही हम उम्मीदवार के नए सेगमेंट में अपने कुछ नए मित्रों को, कुछ नए उम्मीदवारों को कनेक्ट करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पुनीत शर्मा आज हमारे साथ थे, उनकी ओपिनियन आपने सुनी। इस वीडियो पर आपके जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।